हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो अब हम देखेंगे एजुकेशन हिस्टोरिकल एक तरीके से लेंस से। कहने का तात्पर्य है कि इतिहास में किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे एजुकेशन शिक्षा का विकास हुआ या किस तरीके से एजुकेशन ने हर समय में एक डिफरेंट नीड दिखाई है। कहने का तात्पर्य है कि जिस भी समय में इंसान रहा है, शिक्षा का जो महत्व है वो डिफरेंट रहा है या शिक्षा डिफरेंट टाइप की रही है। आज के टाइम पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या आप कंपेयर कर सकते हैं 20-25 साल पहले की शिक्षा को? 20-25 साल पहले किताबी भाषा सीखना, लैंग्वेजेस सीखना, मैथ्स सीखना, साइंस सीखना इम्पॉर्टेंट था, लेकिन आप क्या वही 20-25 साल वाली जो शिक्षा है वो अभी सीख के काम कर सकते हैं? नहीं। आज के टाइम पे आपको कंप्यूटर आना, प्रोग्रामिंग आना, कोडिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो समय के साथ शिक्षा का जो नीड होता है वो डिफरेंट हो जाता है, और समय समय में शिक्षा जो होती है कहीं ना कहीं वो एक तरीके से सोसाइटी का मिरर हो जाती है, दर्पण बन जाती है शिक्षा। तो अभी हम देखेंगे एजुकेशन एंशिएंट ग्रीक, ये थर्ड पार्ट है यूनिट 1 का, और हम ग्रीस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ग्रीस को एक एपी सेंटर माना जाता है वेस्टर्न कल्चर का। एपी सेंटर मानने का एंशिएंट ग्रीस की बात हो रही है यहाँ पे। रीज़न ये है कि जो कल्चरल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का माना जाता है, वो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फॉर्म पे होता है, या सबसे एक तरीके से कल्चरल डेवलपमेंट आप वगैरह जो है, आपने बहुत सारी मूवीज़ और शोज़ में देखा होगा। ग्रीस के बारे में बात करते हुए, ग्रीस का इतिहास भी आपने स्कूल में पढ़ा होगा, तो उससे आपको आइडिया होगा कि ग्रीस का कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक वहाँ के जो होमर पोएट है, जो कि बहुत ही फेमस मतलब माने जाते हैं लिटरेचर के फील्ड में, जिसका भी बैकग्राउंड लिटरेचर का रहा होगा वो तो जानता ही होगा। वो हमें एक तरीके से प्रोवाइडेड ग्रीक्स अ मीनिंग ऑफ डेफिनेशन देयर कल्चर आइडेंटिटी सिंस दे एक्सप्लेन ग्रीक्स ओरिजिन, पोर्ट्रे देयर स्ट्रगल एंड प्रोवाइड अ मॉडल फॉर फ्यूचर चिल्ड्रन। इनकी जो पोएट्रीज है उनमें उनकी स्ट्रगल, उनकी आइडेंटिटी सब कुछ ग्रीक की दिखाई जाती है, और फ्यूचर में किस तरीके से होनी। तो यहाँ पे एम्फोसिस दिया था ग्रीस में कि जो बच्चे हैं ना वो हीरोज की कहानियाँ पढ़ें। ग्रीस में हीरोज बहुत सारे हैं, एक बार गूगल करिएगा इस चैप्टर के पढ़ने के बाद, अगर आपने ना पढ़ रखा हो तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा पढ़ के। तो हीरोज क्या, जो कहानियों के नायकों के बारे में। इससे क्या होगा कि जो बच्चे जब इन नायकों की कहानियां पढ़ेंगे, तो जो नायकों में कैरेक्टरिस्टिक है कि लड़ाई कर रहे हैं, देश के लिए खड़े हो रहे हैं, या किसी भी चीज़ के लिए, हीरो के कैरेक्टर्स पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाते हैं ना हीरोज हमें, तो वो क्वालिटीज़ उनके सीखेंगे। उनकी बिहेवियर जो होगी वो वॉरियर और नाइट की तरह होगी, राइट चीज़ों के लिए लड़ना। वॉरियर्स और नाइट्स आप जानते हैं कि योद्धा होते थे। उसके बाद जो वीकनेस है ह्यूमन कैरेक्टर में, या खुद को भी जो हार्म पहुंचा सकता है और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी, उसको हटा पाएंगे। वीकनेस नहीं होना चाहिए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलप करने के लिए। एंड जो ग्रीक थे उन्होंने एम्फोसिस दिया कि पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन कल्चर देना फॉर्मल स्कूलिंग। स्कूलिंग से ज़्यादा उन्होंने कहा कि कल्चर में पार्टिसिपेट करें बच्चे, मतलब एक्टिविटीज़ में अपने कल्चर को समझे, अपने आर्ट को समझे स्कूल से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से वो ज़्यादा सीख सकते हैं। एथियंस की बात करें तो एथियंस के बारे में हिस्ट्री में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। मैं हिस्टोरिकल, देखिए, एक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप को चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपको सारे नोट्स हमारे ग्रुप में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। सेकेंड थिंग, ये हिस्टोरिकल पार्ट से बहुत रेयर है कि क्वेश्चन आते हैं, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर आ जाए तो इसलिए मैं बहुत डिटेल हिस्ट्री में नहीं जा रही, बिकॉज बेसिक हिस्ट्री आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबको आता होगा। जो एथियंस थे वो लिबरल एजुकेशन में बिलीव करते थे, एंड उसके बाद वो बिलीव करते थे कि हर इंसान का एक ड्यूटी है स्टेट के प्रति और सेल्फ डेवलपमेंट के प्रति, स्टेट गवर्नमेंट के प्रति। एंड जो स्लेव्स हैं, देखो स्लेवरी वहाँ पे उस टाइम पे भी था, तो जो स्लेव्स हैं उनको काम तो करना था अपने मास्टर के अंदर, तो उनको लिबरल एजुकेशन नहीं दिया जाता था। आई एम सॉरी, बैकग्राउंड इज लाइक आई कैन नॉट कंट्रोल। तो जो स्लेव्स थे उनको लिबरल एजुकेशन नहीं दी थी। अगर वही क्वेश्चन करने लगे और वही सब कुछ करने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मास्टर को नहीं सर्व करेंगे, ठीक है। एंड वहाँ की विमेंस को जो थी उनको कोई खास राइट वगैरह नहीं था, और मोस्टली विमेन नहीं पढ़ती थी। लेकिन अगर हम स्पार्टा की बात करें तो वहाँ पे विमेन जो थी, लड़कियाँ थी, उनको स्कूलिंग दी जाती थी और उनको एथलेटिक ट्रेनिंग भी दी जाती थी, और हेल्दी मदरहुड या फ्यूचर में अगर वो कभी सोल्जर वगैरह कुछ इस टाइप की बनती है तो उसके लिए। तो ये एथेंस एंड स्पार्टा के बारे में आप थोड़ा सा गूगल करिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी कुछ मिल जाएगा, बट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सबको ऑलरेडी पता होगा। तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या था वेस्टर्न एजुकेशन के प्रति? तो
ह्यूमन एक्सीलेंस, ठीक है, अचीव करना ह्यूमन एक्सीलेंस। उसके बाद इंसान अपनी सिविक पर्पस क्या हो गया कि आपका स्टेट के प्रति, अपने एरिया के प्रति क्या, मतलब आपने सिविक्स पढ़ा होगा 9th 10th में, अ, योगदान है, मतलब क्या आप करना चाहते हैं, या एक इसका मतलब ये भी होता है कि आप कम्युनिटी के साथ मिलकर क्या करना चाहते हैं, और पॉलिटिकल वेलबींग भी कम्युनिटी की, पॉलिटिकली भी। उसके बाद लिबरल एजुकेशनल और वोकेशनल एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि क्या लिबरल होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट वगैरह होनी चाहिए, केवल बुक में फिलॉसफी वगैरह पढ़ रहे हैं, थॉट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस पे लेके काफ़ी ज़्यादा डिबेट है और अभी भी चलती आ रही है, पर स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है लिबरल एजुकेशन के साथ। जर्नल आजकल कहा जा रहा है ऐसा, और आप खुद भी देखेंगे। और जो सॉक्रेट्स थे, उनके मेथड जो था वो काफ़ी फेमस हो गया, जिसमें डायलेक्टिकल प्रोसेस था। अब देखिए यहाँ पे ये क्या चीज़ है, आप थोड़ा समझ लीजिए। डायलेक्टिकल प्रोसेस जो था, टू आस्क यूनिवर्सल क्वेश्चन रिलेटिंग टू ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। ये सॉक्रेट्स, प्लाटो, आपको पता है फिलोसफर्स हैं, तो फिलोसफर्स का अप्रोच जो होगा वो फिलोसफी की तरफ होगा। अब सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, सुंदरता क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन, दिमाग क्या है, क्या हम जिंदा हैं, और आई थिंक देयर फॉर आई एम, इस टाइप के जो आंसर्स होते हैं। जो फिलॉसफी का स्कूल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कूल है। तो इनका एम्फेसिस था कि एक फिलोसफिकल आइडिया डेवलप हो जहाँ पे क्वेश्चन करना सीखे। और देखिए फिलॉसफी में क्वेश्चन नहीं, रियल लाइफ में भी क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रोम की बात करें, एंशिएंट रोम की, तो पॉलिटिशियंस रेस करना, एडमिनिस्ट्रेटर्स रेस करना वहाँ का सबसे ज़्यादा काम था, कि किस तरीके से राजनीतिज्ञ, राजनीति करने वाले लोग और किस तरीके से प्रशासन करने वाले लोग हो जाए। एंड ये किसके लिए सिर्फ था, जो अफोर्ड कर सकते थे, जो गरीब फैमिलीज थी, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, एंड वो ज़्यादातर वर्कर बन जाते थे। और स्लेव्स समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा काइंड ऑफ स्लेव ही, मतलब दास। और उनको कुछ टास्क करने के लिए, अपने मास्टर को फॉलो करने के लिए काम सिखाया जाता था, और उनको कोई एजुकेशन नहीं दिया जाता था। गर्ल्स जो थी अपर क्लास से, जो बिलोंग करती थी राजा के, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के फैमिली से, वो लिखना पढ़ना सीखती थी। और बॉयज़ जो थे वो स्कूल, प्राइमरी स्कूल, फिर सेकेंडरी स्कूल अटेंड करते थे। और जिस तरीके से मैंने बताया कि वो लैटिन, ग्रीक, ग्रामर, ये सब सीखते थे। तो वहाँ पे जो एजुकेशन का मेन काम था, या एजुकेशन के थ्रू क्या करना था, लोगों को ओरेटर बनाना। ओरेटर का मतलब आप जानते हैं, जो वक्ता होता है, जो बहुत अच्छा बोलता है। और अच्छा बोलने वाला काम किसका होता है, आप लॉयर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, सिविल सर्जन, पॉलिटिशियन, सब बोलने वाला काम है, ठीक है। तो एक अच्छा जो वक्ता या ओरेटर होता है, वो हर चीज़ में डिबेट, आर्गुमेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे सिसरो के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो खुद एक रोमन सेनेटर थे, और वो कितने एक्सपर्ट थे ग्रामर में, लिटरेचर में, हिस्ट्री में, बहुत सारी चीज़ों में। और वो बिलीव करते थे कि एक ऑडिटर, एक अच्छा शिक्षित जो वक्ता है, उसको हर चीज़ पता होनी चाहिए, लाइक एस्ट्रोनॉमी, एथिक्स, ज्योग्राफी, इतिहास, लॉ, मेडिसिन। लॉ मेडिसिन में भी माइंड में इसका ट्रांसलेशन करी थी, तो इतिहास पता होना चाहिए, उसको मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए, उसको साइंस, विज्ञान के बारे में, मिलिट्री साइंस के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, राजनीति, सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का उसको ज्ञान चाहिए, ऐसा बोलते थे। एंड इसी, अगर उसको इस चीज़ों की, देखिए बेसिकली वक्ता का काम क्या है, डिबेट करना, क्वेश्चन करना, आर्गुमेंट करना। जब तक उसको नॉलेज पूरा नहीं होगा, तब तक वो कैसे इंगेज, मतलब अपने आर्गुमेंट्स देगा, इसलिए, ठीक है। अगर हम मिडिल एजेस की बात करते हैं, जब हम रोम से आगे बढ़ते हैं मिडिल एजेस में, तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं जो रिलीजन था वो बहुत ज़्यादा फैल चुका था, और रिलीजन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि रिलीजियस मतलब धार्मिक शिक्षा बहुत ज़्यादा दी जा रही थी। मिलिट्री के जो नाइट्स वगैरह होते हैं, जो योद्धा होते हैं, उनको उस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती थी। एंड हमने ये चीज़ देखने की कोशिश की कि कुछ 11th सेंचुरी वगैरह में ऐसा एम्फोसिस दिया गया कि हम इंक्वायरी, टीचिंग, ये सब चीज़ें सिखाएं, लेकिन फेथ, रिलीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका था इस टाइम पे। एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को हमें देखने को मिलता है कि इस्टेब्लिश होती हैं, जो हायर एजुकेशन देती हैं, और जो कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे
जैसे कि मैं बताती हूँ, ये देखिए, मिडिवल यूनिवर्सिटी इमर्ज एज अ सेंटर ऑफ थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या? रिलीजियस बिलीफ, रिलीजन से संबंधित, धर्म से संबंधित। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि धर्म इस टाइम पे बहुत बुरी तरीके से कब्जा कर चुका था। इसको कई बार हम छोटे मोटे अंधकार युग की तरह भी लेते हैं, मतलब डार्क एजेस भी इसको कहते हैं। और इसका रीज़न ये था कि हर चीज़ जो था वो धर्म के अराउंड घूम रहा था, धर्म सेंटर बन चुका था और सब उसके आसपास। धर्म क्या, हम स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि प्रीस्ट के आसपास घूम रहा था। तो एजुकेशन भी इसी तरीके का हो चुका था, जो धर्म के आसपास ही घूमता था और धर्म से ही संबंधित था। यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेशनल स्कूल्स भी थे, लॉ, मेडिसिन वगैरह के, लेकिन उसमें भी धर्म का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। एंड इस टाइम पे हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि फॉर्मल, ऑर्गेनाइज और इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन हो चुका था या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुका था। बट अगेन मैं वही बात बोलूँगी इस चीज़ को कि जो धर्म का वर्चस्व था वो कुछ ज़्यादा था उस टाइम पे। अब रेनेसा का फेज आता है, जो कि डार्क एज, जिसको अंधकार युग को चीरता हुआ एक एज आता है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो स्कूल का मॉडल होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। जहाँ पे मैंने बात की पहले मिडिल एजेस की, जब अंधकार युग है, वहाँ पे धर्म का वर्चस्व होता है। यहाँ पे एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो एजुकेटेड होता है क्लासिक लिटरेचर में, वो एक डिप्लोमेट बन सकता है, केपेबल। और वो मतलब देखिए यहाँ पे एम क्या होता है पढ़ाने का, कि लॉजिक डेवलप करे, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो पर्सनालिटी का, ब्रेन, फिजिकल हेल्थ, हर टाइप की नॉलेज एक इंडिविजुअल के अंदर होनी चाहिए। एंड उसके बाद कॉमर्स इस टाइम पे रिवाइव किया जाता है, फाइनेंस, सरप्लस, इन सब की बातें होती हैं। आर्ट्स, लिटरेचर और आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा इस टाइम पे फोकस होता है, इस टाइम पे उसको उभार जाता है। तो रिवाइवल का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से जागृत करना। कॉमर्स वगैरह, क्योंकि मैं जैसे अंधकार युग की बात की, वो सबसे बुरा युग माना जाता है इतिहास का। इस एज में हम चाहते हैं कि जो चीज़ें खराब हुई हैं उस युग में, धर्म के नाम पे खराब की गई हैं, उनको फिर से संभाला जाए। ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज़ और भी इंटरेस्टिंग आपको समझनी पड़ेगी, जब हम इतिहास बात करें, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना भी ज़रूरी है, कि इस टाइम पे फाइनेंशियल सरप्लस मान लीजिए, और एग्रीकल्चर सरप्लस भी हम लेते हैं, कि जब तक कोई पर्सन खेती करने नहीं जाता है और खेती से इतना अनाज उत्पन्न नहीं कर लेता कि खुद के लिए भी रख ले और बाज़ारों में भी बेच सके, तब तक ऐसे कुछ लोग नहीं डेवलप हो पाएंगे जो आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर वगैरह में अपना ध्यान दें। मान लीजिए कि पहले के ज़माने का हम एग्जांपल ले, तो ऑलमोस्ट सब लोग खेती किया करते थे। ठीक है। अब जब सब खेती कर रहे हो, पूरा दिन खेती में लग ही जाता है, तो कोई और कुछ और नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो जब ऐसा समाज डेवलप हो पाता है जहाँ पे खेती इतनी ज़्यादा हो जाती है कि खुद से ज़्यादा यानी सरप्लस क्रिएट कर सके और जिसे बाज़ारों में बेचा जा सके, और कुछ के पास पावर आता है कि जो उसे खरीद सके और अदर काम कर सके, तो इस टाइप की चीज़ें डेवलप होती है, जो कि रेनेसां फेज में हमें देखने को मिलता है। क्लासिक लिटरेचर वगैरह पढ़ने के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस होता है, उसकी तरफ फिर से पढ़ के उससे नॉलेज, और ह्यूमन सेंट्रिक होता है। इससे पहला वाला जो मैंने मिडिल एजेस बताया, वो क्या होता है, धर्म को सेंटर में रखा जाता है, यहाँ पे ह्यूमन सेंटर हो जाता है, ह्यूमनिस्टिक हो जाता है। ठीक है। अब इनलाइटमेंट का फेज, तो इनलाइटमेंट का सिंपली मतलब कहीं भी एज ऑफ इनलाइटमेंट आता है ना, रेनेसा तो पुनर्जागरण या प्रबोधन हो जाता है। इनलाइटमेंट का मुझे ध्यान नहीं आ रहा हिंदी वर्ड, बट ऐसे ही इनलाइटमेंट मतलब जागृत होना ना अंदर से। तो जहाँ भी आपको कभी भी सोशोलॉजी में, हिस्ट्री में इनलाइटमेंट वर्ड का मतलब मिले, तो इसका मतलब सिंपली साइंटिफिक हो जाता है। ठीक है। तो इस टाइम पे जो इनलाइटमेंट के फेज पे होता है, उस टाइम पे साइंटिफिक जो अप्रोच होता है लाइफ में, वो डेवलप हो चुका होता है। बहुत सारे नई नई डिस्कवरीज हो सकती है इसी टाइम पे। बहुत सारे साइंटिस्ट भी आपको देखने को मिलते हैं, न्यूटन वगैरह, जो आने लगते हैं। और ये बहुत ही नया एज होता है, यानी इस टाइम का जो शिक्षा का एम्फेसिस होता है, वो होता है कि बच्चों के अंदर क्वेश्चन करना, साइंटिफिक बच्चे इंक्वायरी करें, या सोशल रियलिटी को भी समझने के लिए हम साइंस का प्रयोग करें। जैसे फंक्शनलिस्ट स्कूल डेवलप होता है सोशोलॉजी में, जो एक साइंटिफिक अप्रोच को, ऑर्गेनिज्म को जिस तरीके से ह्यूमन के अंदर काम करते हैं, उस तरीके से सोसाइटी को कंपेयर करते हैं फंक्शनलिस्ट। ये सब इस टाइम के फेजेस का ही वो होता है कि साइंटिफिक। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस में यही होता है ना कि आप जो भी कोई प्रोसेस है उसको प्रूव कर सकते हैं, यूनिवर्सल रूल। फॉर एग्जांपल कि सन भाई ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाता है, तो ये तो यूनिवर्सल रूल है ना।
और साइंस को आप बार बार प्रूव कर सकते हैं। अभी कोई और नहीं प्रूव कर सकता कि हमारा, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि फ्लैट अर्थ है, बट उसको लिटरली कोई प्रूव नहीं कर सकता। हमें पता है कि जो अर्थ है वो गोल है। तो साइंस, ठीक है, साइंस क्वेश्चन करना, उसके बाद इस टाइप की चीज़ें इस एज में आती हैं। कल्चरल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, एंड हमारा एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।